स्वागत है साहब। ये हमारी आइए भाई साहब। श्रीमान केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच आ चुके हैं। उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। पीछे तक चाहूंगा तालियों का हुजूम होना चाहिए, पीछे तक तालियों का हुजूम होना चाहिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है मीडिया विजन कर सरस्वती वंदना करें, साथ में श्रीमान रामेश यादव जी और साथ में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा जी से निवेदन करूंगा और मंच पर आसीन सभी कवियों से मैं निवेदन करूंगा कि आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन कर की है और साथ में आज के कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष बीजेपी श्रीमान अशोक गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया आपकी कीमती वक्त निकाल कर मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी करें। और मैं निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर रेहान ग्रुप से श्रीमान अशोक सैनी जी, उनको भी मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। लोकसभा संयोजक श्रीमान संजय लहूटा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और हमारे आज के हमारे विंग कमांडर एक्स मीडिया एडवाइजर मिस्टर सतीश शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा। विदेश विभाग से पारिक जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर इस मंच को और भी ज्यादा संबोधित करें। गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत बीजेपी नंबर की सभी जनता से निवेदन करूंगा वो जाता जोड़ेगा सभी आप सबकी तालियों से आप सबका प्यार हमें मिल जाएगा। और स्वागत मेला हम शुरू करते हैं। स्वागत मेला में श्रीमान सुरेश कपिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण से करें। प्लीज मैं निवेदन करूंगा हमारे श्रीमान सुरेश कपिल मिश्रा जी मीडिया राजस्थान से भी माल्यार्पण कर और साथ में मौजूद निदेशक A24 न्यूज से श्रीमान खेमचंद शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि स्टेज पर मौजूद अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रमेश जी से भी मैं निवेदन करूंगा कृपया अतिथियों का स्वागत के लिए आए। इसके बाद पंजाब केसरी राजस्थान टीवी अलवर से श्रीमान प्रदीप सिंह जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अशोक गुप्ता जी जो कि हमारे बीच मौजूद है मंच पर, पंकज शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी के सामने रामेश जी यादव जी का स्वागत करेंगे। तिवारी जी
भूपेंद्र जी का स्वागत करेंगे। जीतू भैया, हमारे संजय नरूगा जी हैं, हितेश स्वागत करेंगे। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ जी, आप स्वागत करेंगे। विंग कमांडर सतीश जी, आप आइए। हमारे सभी कवियों का स्वागत करेंगे केंद्रीय मंत्री श्रम वन पर्यावरण भूपेंद्र यादव जी, जोरदार तालियां बजाएंगे। तो हमारे देश के विख्यात और सम्मानीय कवि, उन सभी का स्वागत है। विंग कमांडर सतीश शर्मा का स्वागत करेंगे। प्रदीप सिंह, विंग कमांडर सतीश शर्मा का स्वागत करेंगे। हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं विनीत भैया का स्वागत करेंगे। कभी हमारे ख्यातनाम कवि हार्दिक और मैं से कहूंगा ऊपर आए, वो आके स्वागत करेंगे। लक्ष्य रत्री स्वागत करेंगे कवियों का। चलिए देखो हमारे बीच में महक है, युवा नेतृत्व दिलीप चौहान जी का स्वागत करेंगे। जीतेंद्र सैनी जी, पूजा कपिल मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। जीतेंद्र भैया, हमारे बीच और भी कवि आ चुके हैं। हमारे देश विख्यात कवि बंसु, हमारा बंसु स्वागत करेगा। सुभाष जी का बाहर से आए। अब मैं ये मंच संचालन गजेंद्र प्रियांशु जी का स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में बता रहे हैं प्रेमचंद शर्मा जी स्वागत करेंगे, रमेश चंद जी स्वागत करेंगे आगंतुक कवियों का। अब मैं माइक को देने जा रहा हूं राष्ट्रीय कवि और इन सभी कवियों के साथ हमारे जो अब तक एंकरिंग संभाल रहे थे, अमन सतीजा, अलवर की शान अमन सतीजा का स्वागत करेंगे। विनीत भैया, अमन जी का स्वागत करते हैं आप। ये मोहित जी स्वागत करेंगे। प्रियांशु जी का ऊपर आ जाए। मोहित जैन, मुकेश दास से कहूंगा ऊपर आए। दिनेश देसी घी जी, उनका स्वागत करेंगे। सौरभ कालरा ऊपर आ जाए। हमारे बाहर से आए प्रियांशु जी का स्वागत करते हैं। अभी हमारा शुभारंभ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा ये माइक अब ओजस से कभी अलवर की आन बान शान विनीत चौहान, जोरदार तालियां से स्वागत हो जाए। उनके द्वारा ये सारा भारतीय काव्य संग्रह बैठा हुआ है हमारी स्टेज पर। चलिए उसके बाद एकदम बड़े जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई विनीत चौहान जी बना हुआ था। दिल से तालियां हो गया, दिल से तालियां हो गया, दिल से तालियां का मैंने नलवर वाले को दोनों हाथ उठा के चाहूंगा पीछे तक। हो गया? अब एक बार फेफड़ों से ताली बजा दो आप, जैसे दिल से बजा लियो। 1 घंटा हो गया, हाथ ऊपर करके पैर नीचे करके यूं ताली बजा दो, यूं ताली। अरे ठीक है यार, हाँ बैठो बैठो। गिरी जी बिराजो, इधर के भी 2-3 मोहल्ले के 3-4 ये खड़े हुए निशाचर, इनको उधर पहुंचाओ। चलो आप लोग भी यदि मनुष्य हैं, व्यक्ति ने लोग बात कहते खड़े होने के लिए पैर दिए, बोलने के लिए जबान दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, तो आपको बैठने के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था दी होगी, उसका उपयोग करो और बैठो। भैया संजय शर्मा जी हमारे बीच आ गए, वन और पर्यावरण मंत्री जी हैं, और जरूर उनके साथ कुछ न कुछ जीव होंगे ही होंगे। यदि पर्यावरण मंत्री हैं होना ही चाहिए। कहाँ भाई साहब अकेले कैसे हो? अच्छा झुंड में खो गए क्या? 3-4 पकड़ के ला। हाँ नहीं कोई बात नहीं, यदि कोई काम है तो कर दो, आ जाने दो। कोई एक आध टाइगर चीता भालू खो गया हो तो पकड़ के लाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वन मंत्री का काम ही है झाड़ झंकार में से कुछ न कुछ निकालता हुआ लाए। और आज 2 वन मंत्री आए हुए तो और इससे बढ़िया क्या बात। अच्छा आ गए सभापति महोदय, आइए
आपकी शक्ल सूरत देख के लगता है घनश्याम गुजर की जगह निर्भय गुजर भिंड से आया हो, है? लेकिन ये बड़े सीधे आदमी है। मतलब इस आदमी की इतना भोला मैंने गुजर जिंदगी में देखा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आप लोग। बता गुजर देखे और साला नगर पालिका की हालत खराब नहीं कर दे, लेकिन करे क्या, शासन दूसरों का था, सभापति इसे बना दिया, वो भी बड़ी विकट परिस्थिति में, लोग मानने को तैयार नहीं कि तो सभापति है। बड़ा मुकदमा लड़ लुड़ा के सभापति बना, उसके बाद दूसरी पार्टी वाले से घास ना खा ले, जो वहां जावे चारों तरफ और भीषण खड़े हैं। जब घनश्याम गुजर वहां पे जावे सभा में, मुझे ऐसे लगे रजिया गुंडों में फंसने जा रही है बेचारी। तो ऐसा सीधा गुजर होना भी ठीक नहीं है। एक गुजर और आना था आज, भाई साहब विश्राम गुजर, है ना, उन्हें भी बुला लो, आज गुजरों की पंचायत ही कर लेते हैं अपन। हाँ कहते अलवर में यादवों की पंचायत प्रसिद्ध है, कि अब गुजरों को हिंदी शुरू होगी, हम जात वाट तो ऐसे घूम रहे हैं फालतू बंड में। मरोका जी आप लोग तो खामा खाम ही समझो, आप बेकार में। पंडितों की स्थिति आजकल ठीक नहीं चल रही है, पूजा कपिल अकेली संघर्ष कर रही है बेचारी, करे क्या। नवल जी को जब टिकट मिला था तो सोचा था कि पंडितों को भी दिन फिरेंगे, लेकिन ठीक नहीं। कुल मिलाकर के अब बैठो भाई साहब, ये दूसरे पकड़ीधारी को बैठा, ये भटकती हुई आत्माओं का नहीं पता लगता। आजकल चुनाव आते ही लोगों ने कुर्ते पजामे ऐसे सिलाए कि पूछो मत, जो देखे कुर्ता पजामा और पगड़ी, युवा हृदय सम्राट पहिया। एक बार आप तालियां बजाइए विजय हृदय सम्राटों के लिए। पहली बार आज ऐसा हो रहा है कि नेताओं से हम कह रहे हैं कि भाषण दे दो, कड़ा नहीं आज भाषण नहीं दे सकते वरना खर्चा हमारे अंदर जुड़ जाएगा, वरना ये नेता लोग हमारा नंबर आने दे क्या। अब तक तो रामेश जी नहीं यहाँ से हट रहे, तो भूपेंद्र जी का तक नंबर नहीं आने देते। पहली बार है कि नेता लोग सामने बैठे, ऐसे सभ्य नेता मैंने 5 साल में पहली बार देखे। मैं इन सबका स्वागत करता हूँ जो इस समय सभ्य हो चुके हैं। आप देखना, आप जिनको फोन करते थे मिलते नहीं थे, अब आप फोन करो 5 मिनट एक साथ मौजूद होंगे। आपके हर गली मोहल्ले के अंदर पार्षदों की हालत देखो, सभापतियों को, पार्षद सुमन बैठी है, मेरी भांजी बैठी हुई है, इन लोगों को सुबह सुबह कोई काम नहीं, बेचारों को लुगाई का मुंह नहीं देखें, उससे पहले नाइट में कचरा कहां फंसा है वो देखना पड़ता है इनको। और गुजर तो हमारा किसका मुंह देखेगा, खुद का ही देख ले शक्ल, और क्या करेगा। आज यही पकड़ में आया है मेरे, है? या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना जमाने में आके मुस्कुराता कौन है। हम एक शाम इस गंभीर तनाव के बीच में, जब देश की राजनीति कहीं दोराहे पर खड़ी है, जब कहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़े हुए लोग 2 मोर्चों में खड़े हैं, वहां पर राष्ट्रवाद का बिगुल बजाने के लिए कुछ लोग तैयार खड़े हैं, तो वहीं पर उस राष्ट्रवाद की ध्वनि को कम करने के लिए भी लोग भी तैयार खड़े हैं। यह संघर्ष का युग है, यह निर्णय का युग है। यहां पर पार्टियों का विषय नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन जिस समय राजनीति मौन होती है उस समय कलम बोलती है। या तो पत्रकार बोलते हैं या कवि बोलते हैं, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। अगर मुझे अनुमति दे, मैं कलम की तरफ से बोल रहा हूं। राजनीति जब मौन हुई है तो कलम बोल रही है। या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, अब आपकी तालियां उठे, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। आज ये कलम का कार्यक्रम है और कलमकार यहां मौजूद है, राजनीति सामने बैठकर सुन रही है। इससे बढ़िया लोकतंत्र के अच्छे दिन आ भी नहीं सकते। एक जमाना था कि राजा ऊपर बैठता था, कभी नीचे खड़ा होता था। लोकतंत्र बदला। आज से 75 साल पहले नेहरू जी से एक बार एक बुढ़िया ने उनका हाथ पकड़ लिया भीड़ में, कहने लगी, नेहरू जी आप तो कहते थे कि अपना लोकतंत्र आ गया, कहां है लोकतंत्र। नेहरू जी ने धीरे से कहा, अम्मा तुम देश के प्रधानमंत्री की बाह पकड़ करके पूछ रही हो, यही देश का लोकतंत्र, इससे बड़ा और क्या लोकतंत्र हो सकता है। जहां राजा से आप सीधे सवालात कर सकते हैं, उसे देश का बड़ा लोकतंत्र, विश्व का बड़ा लोकतंत्र भारत में है। मैं एक छोटा परिचय कवियों का करा देता हूं, उसके बाद इस कवि को निर्बाध रूप से आज की शाम हास्य रूप में शुरू करेंगे। बाई और जो एक कवि व्यक्तित्व दुबला पतला बैठा है, इस समय देश में सर्वाधिक डिमांडेड पॉइंट यदि कोई है, चाहे वो कुमार विश्वास की टीम रही हो, चाहे शैलेश लोढ़ा की टीम रही हो, या विनीत चौहान की टीम रही हो, लाल किला रहा हो, यूट्यूब पर यदि आप गजेंद्र प्रियांशु छापेंगे तो सर्वाधिक क्लिप ये जिस कवि की है वो लखनऊ से गजेंद्र प्रियांशु हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों उनके साथ बजा दीजिएगा। ये लखनऊ बाराबंकी से हमारे बीच में। दिनेश ऋषि घी अलवर के लिए अब नया नहीं रहा है। ये समझ लो कि सीधा सरस डेयरी से जो निकाल करके अपन ने बनाया है, कुछ टैंकर विश्राम गुजर में बिखेर दिए होंगे सड़क पे, उस सड़क पे पड़े हुए दूध से जो आइटम बड़ा होगा उसे खा के जो आदमी विकलांग पैदा हुआ वो आदमी दिनेश ऋषि घी कहलाया। एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा। नहीं से आते हुए शर्म आती है ना, हमें बुलाते हुए संकोच होता है। ये
चर्चित कवि हो गया अलवर का। कहने लगे एक पैर से चल रहे हैं, आपके भी पैर जुड़े तो सही है। आपने एक और ऐसा ही आइटम बुला लिया, अब फिर दो बुलाए ताकि बैलेंस रहे। एक ही आदमी क्यों लचक के चल रहा है, इधर भी लचक के चले वामपंथी भी, दक्षिण भी लचक। ये देखो, ये बलवंत बल्लू है, शक्ल से नहीं लगा रामलीला के पर्दे में से जैकेट बनवा ली जिस आदमी ने, वो बलवंत बल्लू ऋषभदेव से। एक बार तू भी खड़ा होकर बता कि नहीं, चल के बता ताकि पता लगे लोगों को पैर हिस्सा भी ऐसा ही है। मतलब ढांचा देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे मिजोरम मणिपुर की सरकार लुढ़कती हुई आ रही है आपके साथ। ये जो बीच में हा बैठा हुआ है, ये धार मध्य प्रदेश से है। धार की दो ही चीज प्रसिद्ध है, राजा भोज और गंगू तेली। राजा भोज अब बचे नहीं है, गंगू तेली आपके सामने है। आप तालियां बजा सकते हैं। देश के प्रसिद्ध हास्य कवि भाई संदीप शर्मा हमारे बीच में आज वर्षों बाद हमारे बीच में आए हैं। देखो इसके बाल बस बाल ही बचे हैं। जले सिंह, यदि बाल विवाह हो जाए तो बाल इतने ही बचते हैं जितने इसके बचे हुए हैं। तो ये बाल बचा हुआ कवि है। मैंने इससे पूछा, मैं कहा ये तेरे को जो गंजत्व प्राप्त हो गया है देश का, इससे कोई नुकसान होता है कि फायदा ही फायदा है? कहना भाई साहब बस एक ही नुकसान है, सुबह ये नहीं पता लगता मुंह कहां तक ढूंढ है। पीछे आप हंस सकते हो, ताली भी बजा सकते हो ताकि लोगों को लगे जिंदा लोग बैठे हुए हैं। अरे मैंने कहा कोई फायदा भी है नुकसान ही है? चले एक ही नुकसान नहीं है, एक फायदा भी है। वो क्या है? चले मौसम विभाग को बाद में पता लगता है, मुझे पता लग जाता है बरसात कब आने वाली है। पहला टपका गिरते ही सूचना देने वाला मौसम विभाग विशेषज्ञ भाई लटूरी लट के ये पर जोरदार लाठीचार्ज वाली ताली बजावा। सोनी टीवी पर लाफ्टर शो आप लोग देखते हैं, उस पर सेमीफाइनलिस्ट विजेता हेमंत पांडे कानपुर से हमारे बीच में सर्वाधिक दूरी तय करके दो लोग आए हैं हमारे पास में। आज इनका विमान मात्र 3 घंटे लेट हुआ। जिसको 3 बजे उतरना था वो 6 बजे उतरा और फिर भी ये यहाँ पर पहुंचे 9 बजे। भारत सरकार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आप हेमंत पांडे के लिए तालियां बजा सकते हैं कि ऐसा शरीर हमारे बीच में है। मैं विनीत चौहान हूं, मेरे लिए केवल इसलिए ताली बजाए ताकि इन लोगों को पता लग सके मेरी भी रिस्पेक्ट अलवर शहर में है थोड़ी बहुत, ताकि इन लोगों के सामने जब थोड़ी बात तो करते ही रहते हैं। आइएगा खेम बाबू, आपको एक ही बात मैंने कही थी कि मैं चंदा मांगना को वहां मत जाना जहां मैंने आपको मना करा है। ये ले दे करके अशोक सोनी के दरवाजे पहुंच जाते हैं। कहना भाई साहब अब नुकसान क्या है आपको? हम तो हर बार मांगते, मगर नुकसान ये लाला तू जो उनसे चंदा मांग के आएगा उसमें डबल मिला के मेरे को देना पड़ता है 12 तारीख के बाद से। तो उसके बाद मैंने मना कर दिए, भाई तेरे को ले आया होगा, अब मेरे को तो लौटाने पड़ेंगे। वो हमारे बीच हमारे न्यायाधिपति महोदय बैठे हैं, मेरी छोटी बहन पूजा, अशोक जी, संजय भैया, सभी लोग हमारे पारिवारिक लोग हैं। आइएगा, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले मां बागेश्वरी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब कवियों को, कलमकारों को अनुमति दे कि आज की शाम हम शुरू कर सके। मैं इस कार्य के लिए गजेंद्र प्रियांशु, जिससे मैंने बहुत सारी वाणी वंदनाएं सुनी है, सामान्यतः कवित्रियां वाणी वंदना करती है, लेकिन गजेंद्र प्रियांशु जैसी वाणी वंदना इस भीड़ में यदि 100 लोग भी साहित्य और कविता को समझने वाले लोग बैठे हैं तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपने ऐसी वाणी वंदना न सुनी होगी जो गजेंद्र प्रियांशु पेश करेंगे। आइएगा, मां बागेश्वरी के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आज की वाणी वंदना से इसको शुरू करें। भाई गजेंद्र प्रियांशु। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हाँ भैया। अलवर के तमाम साहित्यिक श्रोताओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अग्रिम पंक्ति में जो राजनीति के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। माँ भगवती की अभ्यर्थना का आदेश हुआ है, सारे कवि हम माँ की वंदना करने ही आए हैं। उसके शब्दों के रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे भाव एक ही होते हैं। हम कवि लोग जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी देरी होती है, कभी जल्दी पहुंचते हैं। इन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी हम हमेशा हमारे मन में जो रहता है मैं बस वही सुनाना चाहता हूं। एक बार आपकी तालियों से मुझे अनुमति मिल जाए, मैं प्रस्तुत करता हूं। मंच कर अंधेरा छा रहा हो, गहन तम छा रहा हो, ये जीवन जा रहा हो, ये जीवन जा रहा हो। मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो, मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी
तुम्हारी वंदना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं तुम्हारी वंदना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो। महाकवि का न मैं वर चाहता हूँ, महाकवि का न मैं वर चाहता हूँ, हृदय के दर्द को स्वर चाहता हूँ। बहुत भटकन भरी जीवन की राहें, बहुत भटकन भरी जीवन की राहें, थका हारा तेरा दर चाहता हूँ, थका हारा तेरा दर चाहता हूँ। ये कवि जब गा रहा हो कि रस बरसा रहा हो, ये कवि जब गा रहा हो कि रस बरसा रहा हो। भले हो शब्द लौकिक पर अलौकिक व्यंजना हो, भले हो शब्द लौकिक पर अलौकिक व्यंजना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी। एक बार मैं पढ़ता हूँ। माँ से निवेदन है कि माँ हम ऐसे ही उत्सव मनाते रहें इस भारतवर्ष में। माँ रहे वैभव अमर भारत धरा का, रहे वैभव अमर भारत धरा का, अमित वन बात विलसित निर्झरा का। रहे हम भारतीयों पर सदावर, रहे हम भारतीयों पर सदावर, धवल पद्मासना वीड़ा करा का, धवल पद्मासना वीड़ा करा का। गगन गहरा रहा हो, प्रलय क्षण आ रहा हो, हृदय में धैर्य नयनों में नवलतम सर्जना हो, हृदय में धैर्य नयनों में नवलतम सर्जना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो, मेरे मानस में हर क्षण बस तुम्हारी कल्पना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना। कल प्रियांशु ने माँ बागेश्वरी से अनुमति ले ली है। इस बीच एक छोटा कार्य रह गया। हमारे संजय भैया हमारे बीच आ गए हैं, स्वदेश कपिल और खेम जी, उन्हें माल्यार्पण करके हमारे अन्य जो पूरी टीम है वो उनका एक बार स्वागत कर ले संजय भैया का, ताकि वो आप उनको माल्यार्पण करके हमारी मीडिया वेलफेयर कमेटी उनका स्वागत कर रही है। जोरदार तालियां हो गया, सबकी जोरदार तालियां हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारे कवि ब्रजेंद्र सिंह प्रियांशु जी, जो भी तहजीब की नगरी लखनऊ से आपके बीच आए हैं। इनकी कविताएं वो होती हैं जो पूरी वीडियो में भी आग लगा देती हैं। जी, अब एक तो आप माइक धर दो, आपका काम खत्म हो गया, आपका पेमेंट जस्टिफाई हो चुका है ना? वरना मैं आप भी यही करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे है? इनसे माइक ले लो, अब आपका बेटा काम खत्म हो गया है। प्लीज आइए। सरदार जी ने माला डाल दी तो समझ लो पूरे मनमोहन सिंह की फैमिली ने डाल दी। चारों एक साथ डाल दी ना? ठीक, 4 डाल दी। बहुत विराज। संजय जी का स्वागत हो गया, पूरे अलवर शहर का स्वागत हो गया, वन मंत्री जी का स्वागत हो गया। एक तो संजय जी, मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे आप तक इधर से भी मंत्री नहीं लगते, थोड़े बहुत लगने शुरू हुए थे, इन्होंने वो गार्ड वार्ड भी हटा दिए। मैं क्या ऐसे भी मंत्री का क्या सहज लोग आ रहे हैं जिन्हें कम से कम अपने पद गरिमा से अलग जनता का सेवक माना जा रहा है। मैं तो कई बार जले सिंह को जब भी इनके साथ देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब इससे बच के रहो आप। कहना क्यों? संजय जी को भरोसा नहीं हुआ, फिर खुद बताया उनका, यार तू विनीत सही कह रहा था। मैं क्या हुआ भाई साहब, मैं तो पहले आपको संकेत कर रहा था जले सिंह को संग मत रखो। कहला क्या हुआ? कहला यार मैं पिछले दिनों सरिस्का टाइगर में गया और वहां पर जैसे ही वहां पहुंचा टाइगर ने मारी दहाड़। अब समझना जले सिंह कितना चालाक आदमी है। जैसे ही दहाड़ मारी, जले सिंह ने तुरंत पूछा संजय जी से, कहना भाई साहब स्पोर्ट शू है क्या? तो संजय जी कहने लगे तू साढ़े शेर से तेज भाग लेगा क्या?
अब अगली बात जिसके समझ में आया वो ताली बजाना। जले सिंह कैसा साबित हुआ, तब से डरने लगे संजय जी। जैसे ही शेर की दहाड़ आई, जले सिंह के भाई साहब संजय जी आपके पास स्पोर्ट्स शू है क्या? कहा तू शेर से तेज भाग लेगा क्या? कहा ना, मेरे को तो आपसे तेज भागना है, बस बाकी तो शेर और आप लूटो। तब संजय जी के समझ में आई आप विनीत सही कह रहा था। तो मैं संजय जी मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे सलाहकार मंत्री रखो अपना, वरना तो आपको स्पोर्ट्स शू पहरा देगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जले सिंह बहुत प्यारा बालक है, और जब ये युवा मोर्चे मेरा नहीं रहा तब भी मैं तो इसे ही अध्यक्ष मानता रहा। आनंद की बात है। आइए आज का जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, शायद ये देश का पहला होली हास्य कवि सम्मेलन होगा जो हास्य कविता से मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। ये सारे हास्य कवि, लेकिन मुझे सूचना मिली है, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि कोई विंग कमांडर मेरे सामने बैठा हुआ है। आप सब लोगों के लिए भी सेना का एक बड़ा अधिकारी यदि आपके सामने बैठा है तो आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं कि वो कवि हृदय भी है। प्रिय भाई सतीश शर्मा जी हमारे बीच में है, वो कवि हृदय है, वो कविताएं भी लिखते हैं। 2-4 पंक्ति जो भी वो आज लिख करके लाए हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऐसा मुझे सूचना मिली है कि आप में भी ये कीटाणु उत्पन्न हो गए हैं। हालांकि ये ठीक आदत नहीं है, हम लोग ही जिसके धक्के खा रहे हैं आज तक, लेकिन सतीश जी में गुण या दुर्गुण प्रकट हुए हैं। सेना यदि कविता सुनाएगी तो फिर गोला बारूद कौन चलाएगा? हम तो खुद सोच रहे थे कि सेना यदि कमजोर पड़ रही है तो 5-4 वीर रस के सैनिक कह दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो, मगर तुम्हारे से खत्म होता विंग कमांडर क्या कर रहा होता। आइएगा एक बार जोरदार तालियां। आज की पहली कविता हमारे लिए सतीश भैया। मंच को प्रणाम। अलवर का हूँ, ब्राह्मण छात्रावास में रहते हुए कुछ लिखा था। स्वागत भैया। ये वसुधा काहे की ना रही, वाह। ये महल अटारी ये राजाओं ने बनाए, किले बनवाए, इनकी झनकार को देखा, वाह। ये वसुधा काहे की ना रही, ये दुनिया बिछुड़ती जा रही, वाह। पत्थर में पत्थर की झनकार देखकर, ये अटारी और महलों की भरमार देखकर, वाह, मेरी कलम भी लिखने से ना रही, वाह। ये वसुधा काहे की ना रही, ये दुनिया बिछुड़ती जा रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। भागी सब हैं अपने भाग में, जल थल नभ और जलती आग में, अंत समय 2 गज कफन पर बोली लगे बिना न रही, वाह। ये वसुधा काहे की ना रही, ये दुनिया बिछुड़ती जा रही। बहुत अच्छा, वाह वाह। थोड़ा सा सतोगुण में लेकर चलता हूं। जी जी। इस पृथ्वी पर अरावली पर्वतमाला प्राचीन ही नहीं है, दिल्ली से शुरू हुई है और माउंट आबू तक ये हमारी पृथ्वी का वो हेलीपैड है जहां से टेक ऑफ करने के बाद सीधा जीव गोलोक धाम में जाता है। वाह। महाराज भर्तृहरि की इस तपोभूमि इसी अरावली के बीच, इसी अलवर में है। इसलिए उनका एक भाव छोटा सा, जी। जब गुरुदेव उनकी परीक्षा लेते हैं, जा कहते हैं कि अपनी पत्नी पिंगला से भिक्षा मांग कर लाओ, जी। और महाराज भर्तृहरि जब चल पड़ते हैं तो उनके गुरु मच्छंद्रनाथ मक्खी बनकर भिक्षा पात्र पर टिक जाते हैं। वाह, कि कहीं गलत तो नहीं करेगा। महल के पास पहुंचने के बाद आपने सुना होगा, मैं अलवर का हूं, पढ़ा हूं, उसको उस नाटक को भी देखा है, तो एक शब्द आता है बीच में कि भर्तृहरि भिक्षा मांगते कैसे हैं। भिक्षा दे देरी मैया पिंगला, जोगी खड़ा है द्वार, ओ मैया पिंगला। अब रानी पिंगला आवाज से पहचान गई कि महाराज ही हैं। क्या कहने लगी, जोग उतारो राजा भर्तृहरि, रानी करे पुकार, ओ राजा भर्तृहरि। अब यहां बिंदु आता है स्पष्टीकरण।
साधु तो जंगल के वासी, अपना घर संसार ओ मैया पिंगला। वाह, ये श्रद्धांजलि उस तपस्वी के लिए है। थोड़ी सी बात करूंगा, ये चुनावी माहौल में जो चल रहा है उसकी बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात करूंगा। ये सब सावन के तस्कर हैं। सावन आएगा, घास उगेगी, फसल कटेगी। ये सब सावन के तस्कर हैं। सब मिली जुली चतुराई है। ये सब सपनों के सौदागर, ये सब मौसेरे भाई हैं। वाह। अलवर का हूं, 5 दिन पहले यहां है तो कुछ लिख डाला। अलवर की मिट्टी के बारे में लिखा है। अलवर तपोभूमि है पुरखों की, इसका मान नहीं घटने दूंगा। एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक नौजवान क्या सोचता है अलवर के बारे में? ये तपोभूमि है पुरखों की, इसका मान नहीं घटने दूंगा। देवतुल हर जन अलवर का, इनकी शान नहीं मिटने दूंगा। वाह। अलवर का अस्तित्व आना चाहिए। हूं अलवर का राज दुलारा, अलवर मेरी थाती है। हूं सनातनी देशभक्त, सैनिक ही मेरी जाति है। जी वाह। इस बहादुर जिले ने, राजस्थान के रणबांकुरों ने सेना में जाकर दुश्मनों के लिए जो कोहराम बने, उसी की वजह से हमने पाकिस्तान में अंदर जाकर बालाकोट में ठोका है उनको। और जिस सैटेलाइट से ठोका था, आपका ये अलवर का सतीश उस सैटेलाइट का ज्वाइंट डायरेक्टर था। जब सबूत मांग रहे थे कि कितने मारे, कैसे मारे, कौन सी सैटेलाइट थी, उसमें इजराइल से आई हुई मिसाइल कहां फिट थी, उसका जवाब दिया था। इसलिए अलवर के बारे में, हाँ सतीश, अलवर का टाइगर दहाड़ रहा, 136 मारे। उसमें मेरा टाइटल ही मेरे जो साथी लोग रहे वो टाइगर कहने लग गए। अलवर का बाघ, सरिस्का, अलवर का टाइगर दहाड़ रहा, जनमानस में जोश जगाने को। अलवर के वीरों उठो सभी, अलवर का मान बचाने को। और इसके साथ थोड़ा सा व्यंग भी है और सच्चाई भी है। कितनी टोपियां पहन चुके, कितनी टोपियां पहन चुके इन मठाधीश मेहमानों की, कितनी टोपियां पहन चुके इन मठाधीश मेहमानों की। अलवर की पगड़ी तो पहनो जो शान बान अरमानों की। हमारे पास अलवर में वीरों की कमी है, इसलिए अपनी पगड़ी पर नाच करना सीखो। और अंत में हर गांव शहर खुद के वजूद पर, अलवर की क्या स्थिति है, हर गांव शहर खुद के वजूद पर आज हो रहा क्यों शर्मिंदा है। कर दो कुछ ऐसा दुनिया देखे, संसद देखे, वो भी देखें ये भी देखे, अलवर का टाइगर जिंदा है। अपने विवेक, अपने भाव को सम्मिलित करते हुए इतना ही कहूंगा, अलवर का युवा, अलवर की 36 कौम, अलवर के 5 धर्म सिर्फ एक विषय पर जाएं, अलवर क्या चाहता है। बिना दर्पण के दुल्हन का श्रृंगार नहीं होता।
बिना दर्पण के दुल्हन का श्रृंगार नहीं होता। किसी बेटे को सौंपो ये ताकत, बिना उसके अलवर का उद्धार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। सतीश जी ने अपनी कविताएं उदासी भरी कही, फिर देशभक्ति की कही, उसके बाद और भी धारी बातें कही। कोई फौजी कवि बन जाए इतना दहाड़े। मैं तो चिंतित हूँ, जब सुहाग रात कोई पहली बार अंदर गए होंगे तो भी इन्होंने यही कहा होगा भाभी जी से, निवेदन करना चाहता हूँ कि आई लव यू। एक बार आप तालियां बजाइए। फौजी आदमी तो लव भी ऐसे ही करता। पहली कविता में बड़े उदास हो रहे थे, धरती रहने लायक नहीं बची है, ये नहीं बची है, ऐसे नहीं बची है। अरे मैंने कहा भाई साहब काय को था। एक दिन मैं इनके घर चला गया, उदास बैठे चुपचाप। अरे मैं कहा फौजी आदमी उदास लगता है। कहला नहीं जी, आपने मौत को निकट से नहीं देखा है। मैं कहा फिर क्या हुआ। कहला मेरे को लगता है एक दिन ये धरती में से सारी दुनिया से सारे आदमी नष्ट हो जाएंगे। मगर वो तो होने भाई साहब, हर किसी न किसी दिन कोई विश्व होगा, कोई ना कोई मरेगा, एक दिन करेगा, वो बम फेंकेंगे, इधर से बम चलेंगे, धरती नष्ट हो जाएगी। उसमें आपको चिंता की क्या बात है। उदासी भरी कविता कब लिखी इन्होंने। मगर इतनी उदासी भरी कविताएं लिख रहे हो, चिंता किस बात की है। कहना बस मैं तो एक ही चिंता में बैठा हुआ हूँ, जो लास्ट में मरेगा उसको शमशान घाट कौन पहुंचा के आएगा। फौजी आदमी कितने दूर की सोचता है। आप इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैंने ऐसा चिंतित आदमी पहली बार देखा है। लेकिन चलिएगा, उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। अब जरा उस फौजी के लिए तालियां बजाइए जो यहां खड़ा था थोड़ी देर पहले। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। वीर के बलिदान। आपकी तालियां कम है सर, अलवर में ऐसी कम तालियों में कभी शुरू हुआ नहीं। मैं तो अभी झुंझुनू गया था, वहां पर जब वीरांगनाएं जो करगिल में जिनके बेटे चले गए, जिनके सिंदूर नौछावर का अभिनंदन हो रहा था, सतीश भैया एक 65-70 साल की बूढ़ी मां लाठी टेकते हुए आई। बड़े अखबार ने वो कार्यक्रम किया, उनका अभिनंदन किया जा रहा था। अचानक अखबार के एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, बूढ़ी मां एक ही तो बेटा था, वो भी करगिल में काम आ गया, बुढ़ापे की लाठी चली गई, दर्द नहीं होता। जो बूढ़ी मां ने जो उत्तर दिया, शायद आपकी तालियां उठे। जब उस बूढ़ी मां से कहा अकेला बेटा था, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, बुरा नहीं लग रहा। बूढ़ी मां ने कहा माना कमर झुकी हुई है अब थकान से। अलवर वालों, आपकी तालियां झुंझुनू की उस मां के चरण तक पहुंचे। माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। ये हिंदुस्तान की वीरांगना कहती है हमारे यहाँ पर। उस वीरांगना में अलवर के बेटे भी करगिल में गए हैं, बहरौल के रात के बेटे भी गए हैं। ये हंसी खुशी इसलिए है कि ये लोग सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम वहां खड़े हैं, आप हंसिए मुस्कुराइएगा। न होली ही मनाते हैं न दी। आज हमारे होली का एक फंक्शन इसलिए मन रहा है, हमारे पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं, ये लोग तैनात हैं। उनके बच्चों के चेहरों पर जो गुलाल लगती है त्योहार के दिन उन्होंने नहीं देखी, हम अपने बच्चों के चेहरे पर गुलाल केवल इसलिए देख पा रहे होते हैं। मैं उन तमाम सैनिकों को प्रणाम करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन की महफिल को हंसी मुस्कुराहट और ठाकों की तरफ लेना चाहता हूँ। मैं जिस भी कवि की तरफ देखता हूँ वही कमबख्त मुझे हमास समझ करके इजराइल बनने की कोशिश करता है। खबरदार, साले को गाजा पट्टी में मार के धर दूंगा तेरे को मैं। फिलिस्तीन बना के छोड़ दिया इन्होंने मेरे को। जिसको देखो मगर पढ़ेगा कौन सा, पढ़ेगा कौन सा। अंत में जाकर के मेरे को एक आदमी प्राप्त हुआ जिसका काफी ऊंचा ललाट है। ये आदमी सरपट भागेगा। ये जो लटूरी लट है, मैं पहला लाठी चार्ज यहीं से किया जाए। इतना भोला आदमी, मैं सही बता रहा हूं, आप देखो कितना मासूम बैठा है। श्री कृष्ण जी इतना सीधा आदमी है, एक लड़की मुस्कुरा के देख भर ले, दोपहर तक बच्चों के नाम सोचना शुरू कर देता है। ऐसा सीधा, देखो समझदार लोग ताली बड़े, बाकी पड़ोसी से पूछे मतलब क्या निकल रहा है। और न्यायाधिपति महोदय तकदीर इतनी खराब लेके आया, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दो तो सारी जंग खा जाए इसके ऊपर से। बाजार में निकल जाए, बाजार में ऊंट पर बैठ के निकले तो कुत्ता खा जाए। लेकिन बड़ा प्यारा इंसान है। मेरे को बता रहा था भाई साहब बीवी बहुत अच्छी मिली है, जब तक घर जाता हूँ खाना नहीं खाती है। अरे मेरे को ऐसी लुगाइयां मिलती कहाँ हैं। कहला नहीं भाई साहब, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खा पाती बेचारी। ऐसा घोड़ा आदमी लटोरी लट फिरोजाबाद के पास एक जगह टूंडला, नाम भी बड़ा कहां से ढूंढ कर टूंडला। आज पूरा मंच मेरे को लगता है विकलांग वर्ष बनाने के मूड में है। होताओं तक में लोग बैंडेज बना के बैठे हुए। क्या रजनीश जी
बैंड बना करके बैठे हुए, देखो एक बेटा तोता तक टोटे आए हुए हैं हमारे पास। लेकिन चलो इस विकलांग वर्ष का एक अपना आनंद है, वो तो कभी बताएंगे आज हमारे। नेटुरी लट हास्य का वो सिलेंडर है, वो देख भर ले तो मुस्कुराहट से चारों तरफ फैल जाती है। और वो कई बार कहता है जो लोग हंसते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते। अगली लाइन पर आपकी ताली उठाएं, जो लोग हंसते हैं या हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि जहां बैठते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। आइएगा, स्वागत करते हैं नटूरी लट का। प्रणाम करता हूं आपको। जी जीते रहो। मेरे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए। एक बार मेरे लिए भी ताली वाली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाल बच्चे इसी से पढ़ जाएंगे। बस आप इसी जिंदगी के साथ हम लोगों को सुन लीजिएगा। आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, आपके दांत मुझे दिखाई देते रहेंगे तो मैं ऐसा महसूस करता रहूँगा जैसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हूँ। हाँ, आपके दांत मेरे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम करते हैं। बस आप हंसते रहिएगा, क्योंकि पिछले दिनों एक रिसर्च हुआ जिसमें ये पता लगाना था कि आदमी और जानवर में क्या फ़र्क है। हाँ, आदमी हंस सकता है, किसी जानवर को कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल। ये बात अलग है कि अगर कोई हंसने की बात हो और उसे सुनकर कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो जी, तो समझ लो कि उसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। और वहीं हंसने की बात हो और आदमी होकर हंस नहीं रहा हो। बहुत अच्छे। जल्दी ताली बजाओ, नहीं मेरी उंगली ऐसे ही रह जाए। बस ये जिंदा दिली रखिएगा। मुझे बहुत जल्दी, भाई साहब को बहुत प्रॉब्लम है, मैं गंजा हो गया हूँ, प्रॉब्लम इनको हो रही है। और उधर भाई साहब बैठे हुए हैं, सीधे मेरे बिल्कुल ठीक सामने बैठे हुए हैं, सरदार जी के पीछे मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। सर मैं गंजेपन की बात कर रहा हूँ। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। और ठाके आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाओं को सर पे हाथ फिराने का अधिकार प्राप्त होता है। या तो माँ हाथ फिरा सकती है संजय भैया, या पत्नी हाथ फिरा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर भाई साहब को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया। बस आप हंसते रहिएगा। मेरे पास भी सीमित ओवर है। हाँ, और मेरे पास जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं नीम का पत्थर हूँ। हाँ, ये कवि सम्मेलन की आज की इमारत मेरे द्वारा रखी गई नीम के ऊपर खड़ी होनी है, इसलिए आप मुझे अतिरिक्त स्नेह दे दीजिएगा। और वैसे भी भाई साहब बता रहे थे कि ये विकलांग वर्ष घोषित होने वाला है, ये कवि सम्मेलन विकलांग होने वाला है। इनमें सबसे बड़ा विकलांग में हूँ। हाँ, विकलांग उसे कहते हैं जिसका कोई अंग भंग हो जाए। हाँ, तो ये दिनेश देसी की, बलवंत बल्लू, ये इनकी केवल एक टांग खराब है। हाँ, मेरी पूरी खोपड़ी खराब है। पता नहीं कितने बालों को सर मेरे खराब हो चुके हैं, इसलिए आप थोड़ी सी आनंद में रहिएगा। मैं 1-2 छंद आपको सुनाता हूँ। स्वागत भैया। सर सुनिएगा। आज जीवन में सब कुछ है, गायब हो रही है तो हमारे जीवन की हंसी खुशी। सर ये जीवन की हंसी खुशी क्यों गायब है? हाँ, और जीवन में हंसना कितना आवश्यक है जी। मैं चाहता हूँ कि 4 पंक्तियां इस आशय की आपके सामने पढ़ लूं, फिर मैं ठाकों का सफर आपके साथ शुरू। स्वागत भैया। संबंध हो के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है। आज के बड़े कवि आदरणीय संदीप शर्मा जी को समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां। जीवन में हंसना कितना आवश्यक है। संबंध हो के आंगन मितवा, संबंध हो के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है। और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूँ हंसना बहुत जरूरी है। जीना है
जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है, जिनके भाग्य में हंसना नहीं था वो जा चुके हैं, वही या वो लोग जा चुके हैं जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। हाँ, बस थोड़ा सा आनंद लें। हंसना हर किसी के भाग्य में नहीं है। कुछ सरफिरों का, इस आशा की 4 पंक्तियां और सर सुनिएगा। कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है, हंसता तो वो है जो खुदा के करीब है, हंसता तो वो है जो ईश्वर के, बिना ईश्वर की कृपा के हमें एक क्षण भी हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता। ये मेरा अपना मानना है। मैं 1-2 छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। 1-2 छंद सुनाता हूँ मैं धोखाधड़ी अलंकार का। बहुत अच्छे। हाँ सर, आप लोग सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। हाँ सर नहीं होता, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है। अच्छा। जब ये बड़ा हो जाएगा हाँ तो हिंदी साहित्य में भी आ जाएगा। हाँ, इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, शांत वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। हाँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर किस किस तरह के धोखे हैं, हाँ। मैं 1-2 नमूना आपके सामने। पहले का साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता था, आज का साहित्य समाज का सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड है। मैं कुछ अल्ट्रासाउंड आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर आपका हंसने का मन करे तो आप अपने ठाके को रोकिएगा मत। सोशल मीडिया पर सर किस तरह के धोखे चल रहे हैं। आदमी जो है 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो लगाता है और असल में उम्र होती है 60 वर्ष। कई बार क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम इतना उतावलापन दिखाते हैं कि हम उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते और वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता और हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया सोशल मीडिया पर कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिता भी स्वीकार कर लेता है और पुत्र भी स्वीकार कर लेता है, फिर दोनों रात भर उससे चैटिंग करते रहते हैं। इसमें धोखे की संभावनाएं कहाँ हो सकती है, मेरी खोज है, आप तक खाके के साथ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये रिदमी छंद है, थोड़ा सा ताल के साथ सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी थकान दूर हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी आगे संजय भैया आप भी थोड़ा सा अपने हाथों से श्रम करवा लीजिएगा, थोड़ी सी हल्की ताल के साथ मेरे छंद को सुन लीजिएगा। मैं सुनाता हूँ। धोखे की संभावना, पिता पुत्र दोनों स्वीकार कर लेते हैं, चाचा भतीजे स्वीकार कर लेते हैं और एक ही लड़की से चैटिंग करते रहते हैं। धोखे की संभावना देखिएगा, मेरी खोज और आपका ठाका। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख। पीछे के लोग नहीं बजा रहे हैं, सोच रहे हो कि मजाक कर रहा हूँ क्या मैं? अरे आप भी आनंद लो, आप भी तो आनंद लेने के लिए आए हैं। सब लोग बजाइएगा, ताल के साथ बजाइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख। चतुर ने नौके तीर चलाई गई, फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का ठाके के लिए तैयार रहे अलवर, फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आ गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख। चतुर ने नौके तीर चलाई गई, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। झूठी साची, फिर सब ठाके के लिए तैयार। मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, झूठी साची बतराई गई। जब तक हृदय की आंखें खुली, पूरे खाते को खाए गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला। ये भैया मेरा फोटो खींचने के लिए आ गए हैं, खींच लीजिएगा। रामलीला पे रावण दहन के अक्सर काम आता है। हाँ, मैं फोटोग्राफरों से बड़ा प्रिकॉशन लेता हूँ। डिजिटल फोटोग्राफी का सर जमाना है। कई बार डिजिटल फोटोग्राफी में होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। हाँ, उदाहरण के लिए ऊपर लटूरी लट और नीचे आलिया भट्ट।
बड़े उतारे हो और सत्यानाश हो जाए मेरा, है ना। इसलिए मैं फोटोग्राफरों से बड़ा प्रिकॉशन लेता हूँ। सर सोशल मीडिया पर किस किस तरह के धोखे हैं। पिछले दिनों विनीत भाई साहब, पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी कि पापा आजकल फर्जी आईडियों का भी सर बहुत गोलमाल चल रहा है। मेरे बेटे ने मुझे सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है, फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मैंने कहा निकम्मे तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मुस्कुराकर कहने लगा ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से आप चैटिंग कर रहे हो वो मेरी फर्जी आईडी है। बात समझो सर कहीं आप धोखा नहीं खा जाए, इसलिए मैं ये आपको सूचना दे रहा हूँ। और एक धोखे की संभावना सर सुनिएगा, बहुत आनंद का छंद आपको सुनाता हूँ। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चढ़ाई गई अखियन अखियन बतराई गई अखियन अखियन बतराई गई फिर आंख की कोर दबाई गई अखियन 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 बतराई गई फिर आंख की कोर दबाई गई हम आँखिन भी चपसे ऐसे हमें आँख को रोग लगाई गई उन आँखिन ते उबरे कैसे, फिर सब खाते के लिए तैयार। उन आँखिन ते उबरे कैसे इन आँखिन बीच समाई गई उन आँखिन ते उबरे कैसे इन आँखिन बीच समाई गई अब आंखें ढूंढ रही बापू जो जूतन पे पिटवाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवंचा लाख चतुर। सर इस मामले में महिलाएं भी कुछ पीछे नहीं है। पूजा कपिल शर्मा जी बैठी हुई, महिलाएं भी सर पीछे नहीं, मैडम पीछे नहीं है। कई बार क्या होता है महिलाओं में अक्सर ये दोष देखा गया है कि वो जो एक्चुअल फोटो होती है वर्तमान की उसको डीपी पर नहीं लगाती, वो अपनी 20 वर्ष पहले वाली फोटो डीपी पर लगाती है। फिर कुछ गुजर भैया बैठे हुए ऐसे लोग तो धोखा खा जाते हैं। सर जो है इस तरह के लोग उसमें धोखा खाने इसलिए मैं धोखे से सावधान करने की कोशिश करता हूँ। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है फिर मैसेंजर से हंसते हंसते व्हाट्सएप पर आई है फिर मैसेंजर से हंसते हंसते व्हाट्सएप पर आई है उससे ही बातें करके सब ठाके के लिए तैयार उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई भेद खोला तो पता चला वह रमदीना की ताई रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवंचा लाख चतुर। इस मामले में पुरुष भी पीछे नहीं है। हम चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम हम चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब नाम और आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली और भेद खोला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आशा रूपवती गुणवती। सर इस तरह के छंद तमाम मिल जाएंगे। मेरे पास समय सीमित है, मैं 2 ठाका आप तक और पहुंचाना चाहता हूँ। मैं आजकल एक मेरा मिशन है हमारे देश में सर ये जो संबंध हमारे जो होते हैं सर आपसी जो संबंध होते हैं हमारे परिवार के रिश्ते होते हैं हमारे देश में ये कोरोना काल जब चल रहा था तो मुझे लगा कि हमारे देश की कोरोना से रक्षा कैसे हुई है। दवाई क्योंकि आज तक बनी है, जो वैक्सीन बनी है वो केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की एक प्रोसेस है, न कि मेडिसिन कोरोना की। फिर कोरोना से हमारा देश जूझा कैसे, इतना बड़ा देश, कोई सुविधा नहीं थी उस समय पर जब कोरोना हमारे देश में आ रहा था। तो पूरी दुनिया, आदरणीय संजय शर्मा जी आपको तो बताइए, ये सोच रही थी कि अगर कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे अधिक नुकसान हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। पर्याप्त हॉस्पिटल्स नहीं थे, पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं थे, दवाई थी नहीं। लेकिन जब कोरोना चला गया है तब पूरी दुनिया ये जानकर चमत्कृत है कि अगर सबसे कम किसी देश का जनसंख्या के अनुपात में नुकसान हुआ तो दोस्तों हमें इस बात पर गर्व है कि उस देश का नाम है हिंदुस्तान। ये हमारी सरकार की सूझबूझ का नतीजा था। लॉकडाउन लग गया था देश में सर, लॉकडाउन सर लग गया था देश में तो और
लॉकडाउन लग गया था तो मैं ये सोच रहा था कि नुकसान कम क्यों हुआ। मेरा तर्क सुनिएगा और ठाका आप तक पहुंचाता हूँ। हमारा नुकसान इसीलिए कम हुआ क्योंकि हम लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। वाह 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 वाह, बढ़िया बात है। हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे सर, है ना। अच्छा, लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक चीज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है सर। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, जिसको भी देखो सर रसोई घर में घुसा हुआ, कोई सब्जी कटवा रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई अपने पसंद के पकौड़े बना रहा है। भैया संजय शर्मा जी, आपने भी निश्चित रूप से रसोई में थोड़ा बहुत काम किया होगा। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, अधिकारी सब हलवाई बनने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, जो हलवाई नहीं बन सकता था बेचारा झाड़ू पोंछा कर रहा है। सर मैंने भी झाड़ू पोंछा ही किया। ये जो पोंछे का असर है यहाँ तक हो गया है। आपके सोचने ये गंजापन सर उसी समय में आया है, क्योंकि कोरोना काल में और हमारे देश में सर जितनी कैजुअलिटी हुई वो कोरोना की वजह से नहीं हुई, दहशत की वजह से। और दहशत फैलाने का काम कर रहा था टेलीविजन, ये मीडिया। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है। कोरोना का वायरस स्टील पर 85 घंटे जिंदा रह सकता है। अमिताभ बच्चन जी ने भी उस समय ध्यान दिया था, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। मैंने कि मेरे बाप हम घरों में कैद हैं, जूते क्या सड़क पर पहनेगा आपके? जो कोरोना का वायरस लेकर के लोग, एम्स के डॉक्टर साहब ने भी बड़ा ध्यान दिया कोरोना के लक्षणों के बारे में। इसमें बुखार रहता है, खांसी हो जाती है, छींकें आती है, मुंह का स्वाद चला जाता है। ईमानदारी से संजय भैया, घरों में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं है। एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी जिसमें स्वाद ही नहीं था। अचानक मुंह से निकल गया कि आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना कहना मेरा अपराध हो गया। घरवाली ने तुरंत मोबाइल निकालकर खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया। मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए कि अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, कोरोना की किट पहने हुए 5-6 यमदूत जैसे उसमें से निकले। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 3-4 ने हाथ पकड़े और ईमानदारी भाई साहब जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूस दिया। कल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अब मेरा क्या अपराध था इसके अलावा कि मैंने ये कह दिया था कि आज सब्जी में स्वाद। सर इसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं था। लेकिन मुसीबतें विनीत भैया मेरा क्वारंटाइन सेंटर पर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े अधिकारी आते, संजय भैया आप जैसे तमाम मंत्रीगण आते, मीडिया वाले आते, मीडिया वाले तो मुंह में माइक ढूंढ करके आपके संपर्क में कौन कौन आया। बस एक ही प्रश्न होता है, जो भी आए एक ही प्रश्न पूछे, आपके संपर्क में कौन कौन आया था। और मैं जला भुना बैठा कि इस बात की सजा काट रहा हूँ कि मैंने ये कह दिया था सब्जी में स्वाद नहीं है। इस बात पर मैं जला भुना बैठा। मीडिया वाले ने जब मेरे मुंह में माइक दे करके पूछा कि भाई साहब बता दो आप तो बड़े कहिए आपके संपर्क में कौन कौन आया था। अब मेरे संपर्क में जो आए हैं उनके नाम ले रहा हूँ और खा के देखना चाहता हूँ अलवर के। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था, उनकी मेरे संपर्क में आई थी मेरी बुढ़ाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया साला मेरे ससुर जी। कल सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। और इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर तो मेरा तो मैं तो सर हम आशीर्वाद के लोग बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लेकिन एक बात सर मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जो कोरोना से रक्षा हुई, सर मैं 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। जो कोरोना से हमारे देश की रक्षा हुई उसका मूल कारण था हमारे आपसी संबंध। हमारे संबंध अगर जिंदा रहेंगे, क्योंकि 3-4 रिश्ते तो हमारे ये परिवार नियोजन वाले खा चुके हैं। ताऊ का रिश्ता खा गए, चाचा का रिश्ता खा गए, हम 2 हमारे 2, ये 3-4 रिश्ते तो दम तोड़ चुके हैं। मौसा का रिश्ता खत्म, ये परिवार नियोजन वालों ने खत्म कर दिया। बच्चे को चाहिए महंगाई खा गई। सर आपने भी बचपन में ये महसूस किया होगा कि जब आपके घर पे कोई बीमार होता था
तो आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी उस मरीज को देखने के लिए आते थे। उन दिनों में ये सोचता था कि ये रिश्तेदार क्यों आते हैं, ये कोई जो है क्या कहते हैं डॉक्टर्स हैं क्या, है ना। कई बार होता क्या था कि मरीज इलाज में तो जो है 5,000 रुपये खर्च होते थे और रिश्तेदारों की आओ भगत में 20,000 रुपये खर्च हो जाते थे। तो मुझे लगता था कि ये, लेकिन सर ये कोरोना जब चला गया तब मैं समझ पाया कि इन रिश्तों में औषधीय गुण होता है। वाह। और हमारे रिश्ते सर महंगाई ने भी खत्म कर दी है। वाह वाह वाह। महंगाई भी हमारे रिश्तों को खत्म कर रही है सर। पहले हम ये सोचा करते थे कि हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम खाना खा लें, लेकिन आज इस महंगाई की वजह से हम ये सोचने लगे हैं कि ये आया हुआ रिश्तेदार चला जाए तो फिर हम खाना खा लें। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सर यकीन बता रहा हूँ, पिछले दिनों ये हेमंत भैया हमारा देश का बहुत बड़ा हास्य का कवि है, मैं पिछले दिनों इसके घर गया तो इसने मेरी बड़ी खातिरदारी की, ड्राई फ्रूट, नमकीन वमकीन पूरी मेज सजा दी इसने। और मैं चाय पी रहा था कि इसका लड़का निकल करके आया और मुझे देखते ही बोला ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने कि हेमंत भैया तुम्हारे घर में भारतीय संस्कृति जिंदा है, लड़का ताऊ कह रहा है, वरना ताऊ का रिश्ता तो अब प्राय खत्म, लुप्त सा हो गया है। तो मुझे अच्छा लग गया। दूसरे दिन में फिर इनके घर चला गया तो फिर इन्होंने वही खातिरदारी, फिर मैं चाय पी रहा था तो वही लड़का निकल करके आया, मुझे देखते ही बोला चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने कि रिश्ते में गिरावट आ गई। कल लड़का ताऊ कह रहा था चाचा पे आ गया है, अब पता नहीं रिश्ते को कितना गिराएगा, इस बात की जांच होनी चाहिए। संजय भैया मैं जानबूझ करके तीसरे दिन फिर गया और जैसे ही मैं इसके घर के सामने पहुंचा, दरवाजा खुला, वही लड़का बाहर निकला और मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। अब मैंने कि बेड़ा करक कर दिया तूने तो, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज मामा तक आ गया है, रिश्ते को कितना गिराएगा, क्या कल अपना साला बनाएगा। तो कहने लगा अंकल जी मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले दिन जब आप आए थे तो पापा बड़े भैया कह रहे थे तो मैंने आपको ताऊ जी कह दिया, दूसरे दिन आपको नाम ले रहे थे तो मैंने सोच लिया छोटे हैं तो चाचा कह दिया था, और आज तो जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी को कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। सर हम 2 दिन से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को भी बात करने की स्थिति में नहीं रहे हैं, लेकिन सर इन रिश्तों में औषधीय गुण होता है, मैं ये सिद्ध करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। और रिश्तों में औषधीय गुण होता है, अगर ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाता हूँ तो ठाके के साथ मुझे विदा कर देना सर। मैं पिछले दिनों पिछली होली पर, अब नई होली की अगवानी में है हम, पिछली होली पर मेरे ताऊ जी बीमार हो गए, 90 के करीब उनकी उम्र रही होगी, बिल्कुल आईसीयू में भर्ती कराने पड़े, इस तरह की हालात उनकी हो गई। और जैसा मैंने बताया था कि रिश्तेदार जरूर देखने के लिए आते हैं, सारे रिश्तेदार ताऊ जी को देखने के लिए आ रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन ताऊ जी हमारे ठीक नहीं हो रहे थे। सबसे बाद में ईमानदारी से संजय भैया हमारी जब छोटी मौसी आई और मौसी ने अस्पताल के गेट पर आकर के जैसे ही मीठी आवाज में कहा जीजा, ओ जीजा, हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे आए। जीजा, ओ जीजा, ताऊ जी वाइब्रेशन मोड पे, को सीमा आ गई है, सीमा आई है कहा। हाँ जीजा मैं आई हूँ, होली नहीं खेलोगे का? अरे भाई तू आखिरी होली खेल है। तो मौसी ने दुकान से थोड़ा सा गुलाल मंगाओ, ताऊ जी के जागाल पे, बागाल पे, माथे पे ताऊ बिल्कुल भूतला बनाए दे। फिर ताऊ जी ने अब मेरी तरफ देखना और ठाके को जिंदा करना। फिर ताऊ जी ने कप कपाते हाथन पे थोड़ा सा गुलाल उठाओ, अब हाथ गाल तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, गुलाल लगो या नहीं लगो ये तो पतो नहीं चली, लेकिन जिस समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारो ताऊ बाई दिनाते थी। भाई दिनाते ठीक है, हमारा ताऊ भाई दिनाते ठीक है, हमारा ताऊ भाई दिनाते ठीक है। बहुत अच्छा आनंद दिया हमारे लटोरी लठ ने। चंद बूढ़ों का कोई भरोसा नहीं है, क्या कर ले। हमें तो कहा जाता है ना, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता, आम जब तक रसीला नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। ऐसा हमारे बहुत सारे अच्छे बड़े शायरों ने शेर कहा है। आइए गिरीश जी आ गए, सिर पे हाथ फेरने का यही टाइम है, इसके फेर लो। मैं सच बताऊं, डॉक्टरों ने, मित्तल सर बैठे हैं, इन्होंने कोरोना काल में 2 विभागों ने बहुत सेवा करी, या तो डॉक्टर्स ने, चिकित्सा विभाग ने करी है, या पुलिस विभाग ने बहुत सेवा करी है। मेरा मन है एक बार इन दोनों के लिए कोरोना काल में जो सेवा इन्होंने की है, मेरे बिना कहे आपने तालियां बजा दी हैं, इसका मतलब समाज जानता है कि इन लोगों ने सेवा तो करी। बस
होता ये था, यदि कोरोना में हमारे डॉक्टर्स लोग थे, वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस वाले भी अपना कार्रवाई बाहर करने से रोक रहे थे, ये लोग अगले दिन पूछते जरूर थे कि वैक्सीन पहले दिन किधर लगी थी। ये पुलिस वाले भी पूछते थे। ये जो वैक्सीनेशन करा है इन्होंने, ये 2 परिणाम जो आए उसी के परिणाम के स्वरूप आए हुए हैं। बुजुर्गों का मत पूछो संजय भैया, मैं तो यहाँ स्कूल में पढ़ाता था, 2 साल स्कूल बंद रहे सर। 2 साल बाद जैसे स्कूल खुला सतीश भैया, एक 80 साल का बूढ़ा लकड़ी टेकता आया, मास्टर साहब स्कूल खुल गए क्या? चला खुल गए। गोरे वाली मैडम दिख नहीं गई, तेरा दिमाग खराब हो गया? प्रिंसिपल कहना तेरा दिमाग खराब है, 2 साल बाद तो स्कूल खुला है, तेरे को गोरी वाली मैडम भाग जा। बुढ़ा चला गया। कहला आज पहले दिन का दिन दिख है, आज ही नगर पालिका की मीटिंग हो रही है, आज ही बीच में प्रतिपक्ष के नेता फंस गए। अगले दिन बुढ़ा तो फिर 10 बजे पहुंच गया लाठी टेकता हुआ। कहला मास्टर जी स्कूल खुल गए, स्टाफ आ गया? कहना स्टाफ पूरा आ गया, गोरी वाली मैडम नहीं दिख रही। उसकी हालत खराब। आज आप देखो चुनाव का असर कितना होता है। जो आज तक चुनाव चल रहा है ना, मोदी, कांग्रेस, भाजपा, सपा बपा, ये क्या कलेश है। अब चौथे दिन जब वो आया बुड्ढा, प्रिंसिपल जड़ा भुना बैठा हुआ, जैसे ही उसने आया तो उसने कहा गोरी वाली मैडम नहीं गई। प्रिंसिपल ने कही ऐसा है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, 2 साल हो गए, गोरी वाली मैडम का ट्रांसफर बांसवाड़ा संजय जी ने करवा दिया। अब साहब जो बुड्ढे ने कही है, मैं कहता हूं आप ताली रोक के बताना। जैसे उसने कहा कि उसका ट्रांसफर मंत्री जी ने बांसवाड़ा करवा दिया, बुड्ढा धीरे से कह रहा है ये मोदी कोई को खुश ना देख सके। अब कांग्रेस में कांग्रेस भाजपा क्या समझो भैया कर लेंगे। हालत खराब कर दी मतलब लोग। मैं तो सच बता रहा हूँ, ये हमारा लट्टू भी लट बैठा है। मैंने पूछी में यार तेरा भी ब्याह हो गया क्या? ऐसे मॉडलों का ब्याह हो जाता है ना? हाँ भाई, सब गलत फहमी में हो गया। मैं घर गया इसकी, तो भाभी बैठी, मैं भाभी क्या देख के इस मॉडल में आपने शादी करी? कहला कुछ नहीं, मैंने पिताजी से कहा था ऊंचा कारोबारी देखना। ऐसा कौन सा ऊंचा कारोबार है? कहला कुछ नहीं, पिताजी जब देखने गए पहाड़ के ऊपर बकरी चढ़ा रहा था, कहला यही ऊंचा कारोबारी दिखेगा। उस चक्कर में इसका ब्याह हुआ। आइए, लेकिन मैं एक ऐसे कवि को जिसे आप प्रतिदिन अपने टेलीविजन सेट पर या तो न्यूज 18 नेताजी लपेटे में देखते हैं, या सोनी टीवी पर आप डॉक्टर शो में जिसे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में देखा, वो कवि हमारे बीच में हेमंत पांडे है। मैं उसको कहूं कि आप ताली बजाएं, बेहतर है कि उसकी कविताएं आपसे ताली बजाएं। बस के वाले बात भूमिका में हाथ खड़े करके कानपुर सबसे दूर से हमारे बीच में आए भाई हेमंत पांडे। हाँ जी, ज्ञानदायिनी मां सारथे, उपस्थित सभी कविगण, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। बहुत सौभाग्यशाली हूं। वैसे तो कई देशों की यात्रा कर चुका हूं, तमाम चैनलों में आ चुका हूं। अलवर आने के लिए मैं तरस रहा था, विनीत भैया ने आज बुलाया है, मैं सौभाग्यशाली हूं। इस कवि सम्मेलन का मैं सबसे छोटा कवि हूं, कविता में भी, उम्र में भी। अगर आप मुझे पास कर देंगे तो अलवर से निकल कर जहां नहीं गया वहां भी मैं जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए तो मैं 15-20 मिनट के लिए शुरू हो जाऊं। लटोरी भैया बहुत बढ़िया कविताएं पढ़ कर गए, बहुत हंसा कर गए, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन बीच में एक जगह ये हमको भी ले आए कि हम हेमंत पांडे के घर गए तो उनका लड़का ये कह रहा था, उनको कहने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहूं तो उनकी बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हूं। मेरे पिताजी ने कहा बेटा सबके मुंह ना लगा करो, सबका जवाब भी मत दिया करो। तो मैं जवाब किसी को नहीं देता। वो विनीत भैया अक्सर समझाते सबका जवाब मत दिया करो। मुझे एक लघु कथा याद आ रही, छोटी सी। एक बार एक गधे की एक चीते से लड़ाई हो गई। लड़ाई केवल इस बात की हो गई, 1 घंटे से गधा कह रहा था ये जो घास है ये नीली होती है। चीते ने कहा नीली नहीं होती, ये घास हरी होती है। गधे ने कहा नहीं नीली होती, उसने कहा हरी होती है। गधे ने कहा नीली होती, उसने कहा हरी। दोनों में इतना झगड़ा हुआ, मंत्री जी की मारपीट हो गई। अब लोगों ने कहा इसका फैसला हमारे महाराज शेर करेंगे। दोनों शेर के पास गए। शेर ने कहा लड़के और क्या बात है? तो चीते ने कहा 1 घंटे से गधा बहस कर रहा है कि घास नीली होती है। शेर ने कहा तुमने क्या जवाब दिया? उसने कहा महाराजा हरी होती, तुमने कहा हरी होती है, अब आप ही फैसला कीजिए। तो शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है। इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। तो चीते ने कहा कि इतनी बड़ी सजा हमको क्यों? तो शेर ने कहा कि जो इंसान गधे से बहस करे एक ताली सारे लोग बजा दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूँ, वन मंत्री जी बैठे हुए हैं, सब मैं प्रणाम करता हूँ आपको। मोदी जी सफाई अभियान पूरे देश में कर रहे हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। नेता हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत अच्छे हैं। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूँ साहब। तो मैं देख रहा हूँ तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। कभी सम्मेलनों में महिलाएं कम आती हैं, लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ पर अलवर है, तो लोग आते ही हैं। बहुत बैठी हुई हैं। जितने भी पति हैं अपनी पत्नियों को लेके आए हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ, अपनी पत्नियों को आप कभी सम्मेलन में लाया करिए, मूवी दिखाने ले जाइए। इनको कभी शॉपिंग मॉल में न ले जाइए, नहीं हमेशा रोएंगे मैं रो रहा हूँ। मैं 1 महीने बाद अभी जब टीवी शो करके जब घर गया तो हमारी पत्नी का रोज कभी सम्मेलन में रहते हो, विनीत भैया के साथ घूमते रहते हो, चलो तुमको कुछ कपड़े दिलाना है। हमने कहा दिला लो। वो एक शॉपिंग मॉल में ले गई, दुकान में किसी ने बुलाया कि भैया इनको कुछ कपड़े दिला दो, इनको शर्ट दिला दो। 4-5 वो शर्ट लेके हमारे पास आया। उसने मुझसे पूछा ये लाल वाली कैसी है। अब आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाइए, आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा ये अच्छी है। हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। आप चाहे मंत्री हो जाए, पत्रकार हो जाए, कभी हो जाए, आपको हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा ये नीली वाली शर्ट कैसी है। हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने की थोड़ी बड़ी है। तो हमने कहा थोड़ी बड़ी है। तो कहने लगी बड़ी है तो आगे काम आएगी। तो हमने कहा काम आएगी। कहने के तुम्हारे ऊपर खिलेगी लाल वाली। तो हमने कहा लाल वाली बहुत खिलेगी। कहने की 2 ले ले। हमने कहा 2 ले लो, वहां में मिलाना था। कहने की 2 ज्यादा हो जाएगी। तो हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने की लेकिन आगे काम आएगी। तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने तुम्हारे ऊपर जचेगी पीली वाली। हमने कहा पीली वाली जचेगी। कहने लेकिन हरी वाली का तो कोई जवाब नहीं है। तो हमने कहा हरी वाली का कोई जवाब नहीं है। उसने कहा पसंद है। हमने कहा पसंद है। उसने दुकान वाले से कहा भैया हरी वाली पसंद कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के सर आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया और वो बेलन लेके हमारे पास आई। कहने लगे 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। सारे लोग बेटा जोरदार ताली बजा दीजिए। तो हमारा निवेदन आपने स्वीकार कर लिया। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूँ साहब, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है लोहा कैसे भारी होगा। इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर है लेकिन आप ऐसे बजाते रहिए थोड़ी देर। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो गए तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ हाथी सही जवाब। तो मास्टर जी बड़ा आजकल होशियार होता भाई साहब। मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आप कभी कानपुर आइए, उत्तर प्रदेश में लगेगा इतने विचित्र लोग कानपुर में ही रह सकते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपाली चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। और मैंने तो मंत्री जी जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, मैं डॉक्टर से शूटिंग कर रहा था, वहां से आया तो मेरी घड़ी खराब। जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है। तो उनसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे तो ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे हुए, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने ऐसा क्या हुआ। क्या हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। तो इसमें हुआ क्या। कहने का हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है युवा दिनों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो पान के पुष्पा को पहचान के। पहले एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बनी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। हाँ ऐसी सुनी तो हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत भाई साहब। अभी हमारे कमांडर सर आए थे, पाकिस्तान को देखिए आपने वहां भी निपटाया, हर जगह पाकिस्तान को निपटाना ही चाहिए। पाकिस्तान जरा सा देश हमको धमकी देता है, कहता है तुमसे हम कश्मीर ले लेंगे। एक टिप्पणी कर रहा हूँ, मजा आ जाए तो सारा सदन ताली बजाना। पाकिस्तान कह रहा है तुमसे कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर को हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे।
तो मैंने 4 लाइन में उसको निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो तालियों का महोत्सव करना। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी। ये हमारा देश प्रेम है भाई साहब है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहते यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, संदीप सर का भी आशीर्वाद मिल रहा, कह रहे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी कितने नकारा हैं। स्वर्ण पदक अभी हरियाणा के बच्चे ने जीता भाला फेंक के, तो वीर रसिक कबीर हमसे कहकर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने फिर उसको निपटा दिया, वो निपट गया। तो इसी तरह मुझे फिर सुन लीजिएगा। मैंने लिखा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हम लोग ऐसे ही पाकिस्तान को वैसा निपटा देते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है, लोग बड़ी तुलना करते हैं तो हमें बड़ा खराब लगता है। कहेगा यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग स्वर्ण पदक नहीं जीत पाते, हरियाणा के लोग जीतते हैं, पंजाब के लोग जीतते हैं, कितने आलसी हो तुम लोग। तो हमें बहुत खराब लगा। हमने कहा सर ऐसा नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में, आपके पंजाब के बच्चों में, राजस्थान के बच्चों में बड़ा अंतर है। हमारे आपके हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे सुबह 4 बजे जगते हैं, सबसे पहले वो जाते हैं जिम, 4-5 घंटे जिम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, हिंदुस्तान टाइम से पढ़ते हैं, वो सो जाते हैं। 5 बजे फिर वो सो के उठते हैं, फिर वो जिम जाते हैं, फिर 4-5 किलो फल खाते हैं, वो सो जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे मंत्री सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर वो 5 बजे सो के उठता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता है इस समय तो उसके मुंह न लगे, उस समय लगी हुई है इसके। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस शाह भरे गए। फिर गुड्डू भैया की उसे रात भर कुटाई। फिर उसके बाद वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, कवियों को बैठकर सुनते हैं, ताली बजा सकते हैं। ये यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं है, मुझे सुरक्षित घर भी जाना है। तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही अद्भुत है। योगी जी की सरकार है। जब योगी जी की सरकार नहीं थी सर तो 15 प्रेमिकाएं थी मेरी। योगी जी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने तो हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसी की हुई तो प्यार करने वालों की थी। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। विनीत भैया हमसे कहते दूर क्यों रहते हो, तो मैंने उनको बताया, हमने कहा सर लड़कियों की एक बीमारी है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कहने की स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली बजा सकते हैं आप लोग जोरदार। तो बहुत अच्छे था, सही बता रहा हूं आपको, लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहीं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो हम लोग ऐसा बहुत दूर रहते हैं। तो विनीत भैया कह रहे यार नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। हमने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों के नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो मैं बहुत कभी विनीत भैया के आशीर्वाद से दुबई के मुशायरे में मैं गया। तो जब मैं दुबई के मुशायरे में गया तो हमारी वाली को पता चला। हमारी वाली इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको भ्रम रहे कोई है। उसने हमको फोन किया, कहने हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने हमारे लिए सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में, कहने एक तो दुबई में सोना सस्ता है और मैं जीवन भर तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहूंगी। उसने पूछा कैसे, हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था कि वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई नहीं टिकता। और मैंने तो सबक लिया है, आप भी ले लीजिए, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं हमेशा भाई साहब बहुत दूर रहता हूँ। हम लोग हास्य कवि हैं, लट्टू भैया बता रहे थे, हम लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते। इसी चक्कर में हम लोगों की शादी घर पे आती है
केवल ये पता चल जाए लड़का हाथ से भी रिश्ते वैसे लौट जाते हैं। हाँ। तमाम बार हमारी जब शादियां कैंसिल हुई, संदीप शर्मा जी बैठे हुए हैं, देश के जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। अच्छा। मैंने हाथ दिखाया, हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हाँ। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। वाह। तो हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो गई सर। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, 5 साल पहले विश्व कप चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, उसी दिन हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? हाँ। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। वाह। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात जब पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। वाह। हम डर गए साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली वही बजा रहे जो हमारी बारात आई थी। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बह गई थी। कहने लगे घोड़ी बहकी, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। तब से साहब हम पत्नी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मनोज आप ताली बजा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने सुना, हमारे कमांडर से बहुत अच्छी कविता पढ़कर गए, देशभक्ति की कविता पढ़कर गए। छोटा सा व्यंग विनीत भैया को चूंकि बहुत पसंद है, और अय्या महोत्सव में जब उन्होंने सुना तो बुलाकर मेरी पीठ ठोकी, इसलिए मैं सुना के जाना चाहता हूँ, सुनिएगा। हमारे जब आज कल के 2-4 नेता जब हमारे सैनिकों से सबूत मांग लेते हैं, उस पर मैंने एक व्यंग लिखा है, अगर आपने पास कर दिया तो मैं देश के अन्य मंचों पर पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं तो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। क्या बात है, वाह वाह। उसे कवि देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा। अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना, या आप चुप भी रह सकते हैं। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। सैल्यूट करता हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे बातों से चलेगा, देश बातों से नहीं, इरादों से चलेगा। इरादों किसी भी कवि की सार्थकता होती है तो आपको हंसाते हंसाते उन विषयों तक ले जाए जिनके लिए कविता की जाती है। हेमंत पांडे ने न केवल नेताओं पर अपनी बात कही, उन कवियों की तरफ भी उसने इशारा किया जो कविता के नाम पर कुछ और कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। सुकरात ने अपनी जीवनी में कभी लिखा था कि जब भी आप सामने वाले की तरफ कोई तर्जनी उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां आपके गिरेबान की तरफ भी झांकती हैं। ये हम कवियों के लिए भी सबक है कि हम कैसी कविताएं करें। लेकिन आइएगा, इस कवि की भारी डिमांड के बाद आज दोबारा सप्लाई की गई है। उसका नाम भाई दिनेश देशी जी है। आप सबके कई SMS मेरे पास आ चुके हैं कि दिनेश देशी जी को कब बुलवाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक्सपायरी डेट होने से पहले इसने बोतल का पानी पी लिया है और ये नीट पानी है।